हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2023 सेट ए केमिस्ट्री पीवाईक्यू, जिसमें हम कवर करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं और हमने 2024 का सेट पी विद कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर इन डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं अब हम जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH इन 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, वो हमसे पूछ रहा है मोलरिटी। क्या पूछ रहा है? मोलरिटी। और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम। मोलरिटी का हमारा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन। ये हमारा मोलरिटी का फार्मूला होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना। और डिवाइड में वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ml में है और लीटर में है। अगर हम ml में कर देंगे तो गुणा में क्या करना पड़ता है? 1000 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास में, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। क्या दिया गया है? कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH, यानी हमें जो गिवन मास दिया गया है सॉल्यूट का वो क्या है? 4 ग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? गिवन मास की जगह पे 4 ग्राम है। ठीक है, और मोलर मास कैसे कैलकुलेट होगा भाई इसका? मोलर मास NaOH का, तो आप सभी को पता होगा कि Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11, और इसका मोलर मास कितना होता है? जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। तो 23 प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 16, प्लस में हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मोलर मास है वो कितना है? इसका मोलर मास है 40 ग्राम। तो गिवन मास 4 ग्राम हो गया और मोलर मास हो गया 40 ग्राम। ठीक है, इनटू में 1000 हो गया और डिवाइड में वॉल्यूम किस में लिखना है? ml में, क्योंकि ml में दे रखा है हमें। अगर लीटर में दे रखा होता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते। तो ml में आप पुट कर दोगे 200, है ना। तो देखो 200 5 1000 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 8 40, ठीक है, और 4 दूनी 8, तो आपका क्या बचा? 1/2 बच गया। और जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 मोलर आपकी क्या आ जाएगी? मोलरिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं हमारी कोई जो रिएक्शन है, जैसे मान लेते हैं रिएक्टेंट से क्या कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये क्या करेगा? इसकी जो स्पीड थी, मान लेते हैं पहले ये कंप्लीट हो रही थी 10 मिनट में, और हमने अगर इसके अंदर क्या डाल दिया? कोई कैटलिस्ट अगर हम इसके अंदर डाल दें तो ये रिएक्शन 10 मिनट में ना होकर कुछ इसका टाइम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसका टाइम क्या हो जाएगा? रिड्यूस, यानी कम हो जाएगा। तो मान के चलते हैं इसका टाइम या 3 मिनट या फिर कुछ 4 मिनट इस टाइप से हो जाएगा। तो उन्हीं सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है। तो आप कैटलिस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? आप लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस, इट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस which convert या फिर which increases the rate of reaction is called catalyst। उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। देखो मान लेते हैं हमारी ये कोई रिएक्शन चल रही थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारी कोई एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे पहले था रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट था और यहाँ पे मान लेते हैं हम प्रोडक्ट मान लेते हैं, यानी कन्वर्ट होने के लिए ये इस तरीके से ये कन्वर्ट होगा। तो ये किस तरीके से कन्वर्ट होगा? मान ले ये जो एनर्जी है कुछ ना कुछ एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी, तो ये क्या करता है? ये वो एनर्जी लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो ये जो एनर्जी इसने ली है रिएक्टेंट ने कि वो क्या हो सके? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी रिएक्टेंट के लिए एक क्या होता है? एक एनर्जी बैरियर है, यानी मतलब जब तक वो उतनी एनर्जी नहीं गेन कर लेगा तब तक वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। उसी को क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी बैरियर। ये क्या है? एक एनर्जी बैरियर है जो रिएक्टेंट को गेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर एनर्जी बैरियर दैट रिएक्टेंट मस्ट ओवरकम, कि उसे उभरना ही पड़ेगा, उतनी एनर्जी उसे लेनी ही पड़ेगी। मस्ट ओवरकम टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड
इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उसे क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी तो उसे लेनी ही पड़ेगी प्रोडक्ट में बनाने के लिए। अब आपसे पूछ लिया जाता, अगर वो सिंपल डेफिनेशन ना पूछ के आपसे कह देता कि कैटलिस्ट और एक्टिवेशन एनर्जी में आखिर रिलेशन क्या है, ये क्या काम करता है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, देखो ये रिएक्टेंट क्या कर रहा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। मान के चलते हैं, अगर मैं इसकी रिएक्शन के अंदर क्या डाल देता, अगर मैं रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल देता, इसके अंदर कैटलिस्ट डाल देता, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो कन्वर्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा एनर्जी ले रही है, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी ना लेकर वो थोड़े ही समय में क्या हो जाती, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती। अब ये जो एनर्जी है ये किसके साथ में है? ये कैटलिस्ट के साथ में है, विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। तो इनका रिलेशन क्या बना? इनका रिलेशन बन गया कि कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रिड्यूस कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, और प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल एटम से। आप सिंपल से कह सकते हैं, आप एटम कह सकते हैं, या आप आयन कह सकते हैं, या आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या आप लिगेंड्स कह सकते हैं। ठीक है, कि कितने एटम या फिर कितने आयन या फिर कितने मॉलिक्यूल या फिर कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं डायरेक्टली, या तो आप कह सकते हैं कितने एटम, कितने आयन, कितने लिगेंड्स, कितने मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं डायरेक्टली। किससे अटैच्ड हैं भाई? सेंट्रल मेटल एटम से। सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल एटम से, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कितने एटम या लिगेंड सराउंडेड हैं सेंट्रल मेटल एटम के प्रति, तो हम उसे भी क्या कह देंगे? उसे भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर कह देंगे। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? हम करेंगे इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड with the central metal atom are called coordination number। उसे हम क्या कह देंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कह देंगे। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम आपका प्लेटिनम है। ठीक है, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम, और कितने क्लोरीन अटैच हैं? तो 6 क्लोरीन अटैच हैं। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। यही आपका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। कि हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और इसमें हमने बताना है कि SN2 रिएक्शन फास्ट किस में चलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। और वो क्या ध्यान रखनी होगी? देखो अगर आपसे SN2 रिएक्शन के बारे में पूछा गया है तो इनकी जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको कि इनका जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि SN1 रिएक्शन फास्ट किस में चलेगी, तो उनका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो होता है टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे तो पूछा गया है कि SN2 रिएक्शन फास्ट किस में चलती है, तो हमें कौन सा रिएक्ट ऑर्डर ध्यान में रखना है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो हम देख लेते हैं इनमें प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है ना। तो देखो यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? तो वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, एक ये रहा है ना। तो ये तो कौन सा हो गया? ये तो हो गया भाई सेकेंडरी का अल्काइल हैलाइड, है ना। यहाँ पे देखो अब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? वो तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा भाई? प्राइमरी वाला फास्ट करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला हमारा जो ग्रुप है वो फास्ट रिएक्शन शो करेगा। अब इसमें आ जाते हैं, देखो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? वो तो एक ही कार्बन से अटैच है ना। यहाँ पे देखो तो ये तो क्या हो गया? ये तो प्राइमरी हो गया। अब यहाँ पे देखो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? वो भी एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी हो गया। तो अब तो भाई ये तो भाई कंफ्यूजन वाली स्थिति आ गई। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। और साइज अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, यानी अगर कोई लंबा बॉन्ड होगा तो आसानी से टूट जाएगा, छोटा बॉन्ड होगा तो क्या होगा? मुश्किल से टूटेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? उसकी
इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आयोडीन क्या होता है, आयोडीन सबसे नीचे आता है, पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो SN2 रिएक्शन फास्ट किस में चलेगी, आयोडीन वाले कंपाउंड में चलेगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देखो ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। और पैरामैग्नेटिक नेचर किसकी वजह से शो होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से शो होता है। तो हम देख लेते हैं जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। तो हम इनके कुछ मेटल्स देख लेते हैं। हम 3D सीरीज का जिक्र कर लेते हैं। क्या होती है 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 23 होता है, इसका 24 होता है, इसका 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, है ना। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके अंदर डी में आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल, इसमें आते हैं 2, इसमें आते हैं 3, इसमें आते हैं 5, इसमें भी कितने आते हैं 5 आते हैं, इसमें आते हैं 6, इसमें आते हैं 7, इसमें आते हैं 8, इसमें आते हैं 9 और इसमें आते हैं 10। इसमें भी लगभग 10 ही आ जाते हैं, है ना। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या है, एक्सेप्शन वाले केस है। तो देखो क्या होगा, अब डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं भाई 5, मतलब 5 होते हैं उसके अंदर, 2, 3, 4, 5, है ना। देखो 1 इलेक्ट्रॉन आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पेयरिंग नहीं हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पेयरिंग नहीं हुई है। 3 आए, अनपेयर्ड हैं। 4 आए, अनपेयर्ड हैं। 5 आए, अनपेयर्ड हैं। तो क्या होता है, यहाँ से स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर इंक्रीज होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unpaired electron, due to the presence of number of unpaired electron, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, मैग्नीज से या फिर आप कह सकते हैं आयरन से हम जिंक की तरफ या फिर कॉपर की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, है ना। तो अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो इनका पैरामैग्नेटिक नेचर भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और डायमैग्नेटिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो डायमैग्नेटिक नेचर इंक्रीज होने लगता है ना। तो यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे कि ये जो जिंक मेटल होता है ये क्या होता है, ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। कैसा नेचर शो करता है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके जो डी ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो यही रीजन है कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपने कंप्लीटली इस तरीके से सॉल्यूशन करके दिखाना होता है। एक सीरीज बना के दिखा देंगे आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना के दिखा देंगे, फिर आप कहेंगे कि इनका पैरामैग्नेटिक नेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या होने लग जाते हैं, डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल कोलबेज रिएक्शन। हमने कोलबेज रिएक्शन करके दिखानी है 2 मार्क्स में, ठीक है। तो कोलबेज रिएक्शन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अगर यही नहीं पता होगा तो हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो कोलबेज रिएक्शन इस्तेमाल होती है सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए, सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए। और सैलिसिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। बेंजीन के ऊपर क्या अटैच होता है, OH ग्रुप, और यहाँ पे अटैच होता है COOH ग्रुप अटैच होता है। अगर ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। अगर आप इसका IUPAC नेम बताएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो पे क्या है, देखो ये क्या है, ये है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, है ना, और ये क्या है हमारा सेकेंडरी। तो देखो इसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो ऑर्थो पे इसके आजू बाजू क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन, ये वाली ऑर्थो है, ये वाली मेटा है, और ये वाली क्या होती है, पैरा होती है। तो ऑर्थो पे क्या है, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, जो IUPAC नेम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है। और इस वाले ग्रुप को क्या कहा जाता है, इस वाले ग्रुप को कहा जाता है बेंजीनोइक एसिड। इस वाले ग्रुप को क्या कहा जाता है, बेंजीनोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम ये है और सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करने के लिए कोलबेज रिएक्शन इस्तेमाल करी जाती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें फिनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है। सबसे पहले फिनॉल ले लिया हमने, और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में, NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट किसके साथ में रिएक्शन करता है, इस OH के साथ में रिएक्शन करके क्या निकाल देता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल जाता है। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये किस पे अटैक कर देता है, इस नेगेटिव वाले पे पार्ट पे अटैक कर देता है। ये बना देता है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना देता है।
ONA, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव। ये है हमारा फिनॉल, ये है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है। फर्दर इसकी रिएक्शन करी जाती है किसके साथ में, एक तो करी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव मीडियम की प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन चलती है तब आपका क्या बन जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। तो हम अगर ये रिएक्शन आ जाती है, देखो 2 नंबर में हमने इसका मैकेनिज्म नहीं करवाना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका आप कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे कि हमने और क्या लिखना होता है 2 नंबर में। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इन दिस रिएक्शन phenol is treated with sodium hydroxide which produce, जिसने क्या प्रोड्यूस किया, जिसने प्रोड्यूस किया सोडियम फिनॉक्साइड आयन, which produced सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन की फर्दर किसके साथ में रिएक्शन करवाई गई, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक मीडियम के साथ में। ठीक है, तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, विच आर फर्दर ट्रीटेड विद, ठीक है, क्या लिख दिया हमने, सोडियम फिनॉक्साइड आयन विच ऑन फर्दर ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय, किसको फॉलो किया कार्बन डाइऑक्साइड ने, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ये हमने क्या डाला है, एसिड डाला है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन टू गिव, उसने हमें क्या दिया, सैलिसिलिक एसिड दे दिया, टू गिव सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन करके आना होता है। हमने पहले वो रिएक्शन लिखनी होती है, उस रिएक्शन में हमने जो जो काम किया है उसको थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लिख देते हैं, तब हमारा जाके क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपेरिजन टू मिथोक्सी मीथेन। हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि हमें जो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई क्यों होता है एज कंपेयर टू मिथोक्सी मीथेन। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो, इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH, ठीक है, और जो मिथोक्सी मीथेन का जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है CH3OCH3, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अगर सिंपल से शब्दों में अगर कहें तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर कंसेप्ट कहीं भी आता है तो उसका जो कनेक्शन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है। तो अगर वो कह रहा है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता मिलेगा, है ना। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो इथेनॉल मॉलिक्यूल होता है हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है। सिमिलरली दूसरी मॉलिक्यूल जो इथेनॉल का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं OH, है ना। सिमिलरली हम तीसरे जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है उसे भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं OH, है ना। इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं, ये आपस में ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये आपस में ही क्या कर लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, ये हो गई इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने आपको कंडीशंस भी बताई थी, हमने पिछले पेपर में भी इसकी कंडीशंस का जिक्र किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि आपका H एटम प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होती है कि H एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन होती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो स्मॉल साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी था जो कि ऑक्सीजन से अटैच था, है ना। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन स्मॉल साइज का होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो यहाँ पे सारी कंडीशंस मतलब फिल हो रही थी कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है, केवल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर नहीं सकते, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ये कर लेते हैं। यही रीजन होता है इनके हायर बॉइलिंग पॉइंट का। तो आप इन्हें एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, हम लिख सकते हैं ethanol has higher boiling point as compared to methoxymethane, because ethanol undergoes the formation of intermolecular hydrogen bonding. इंटरमॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट मिथॉक्सी मीथेन कैन नॉट, बट मिथॉक्सी मीथेन कांट। ठीक है, इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इथेनॉल का ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है लेकिन ये नहीं बना पाता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, राइट डाउन द गटरमान रिएक्शन एंड व्हाई दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड ओवर सैंडमेयर रिएक्शन। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने गटरमान रिएक्शन को लिखना है, ठीक है, और फिर हमने बताना है कि ये जो गटरमान रिएक्शन है वो अच्छी क्यों मानी जाती है एज कंपेयर टू सैंडमेयर रिएक्शन, है ना। तो पहले देख लेते हैं गटरमान रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम गटरमान रिएक्शन लिख लेते हैं, गटरमान रिएक्शन, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर, ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसे कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर हम इसके अंदर क्या डाल दें, अगर हम इसके अंदर डाल दें Cu2Cl2 ओब्लिक में, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्या डाल दें, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर क्या डाल दें, कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और किसकी प्रेजेंस में भाई, HCl की प्रेजेंस में, अगर ये चीज़ें हम डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम Cu2Cl2 डाल रहे हैं HCl की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में, तब तो हम इस रिएक्शन को कहेंगे सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन अगर हम HCl डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, सिर्फ कॉपर पाउडर और हीट, देखो क्या चेंज आ रहा है, केवल इस चीज का चेंज है, यहाँ पे कॉपर पाउडर और यहाँ पे क्या है, कॉपर क्लोराइड है, Cu2Cl2। तो जब ये डालते हैं तो इस रिएक्शन का क्या नाम बन जाता है, इस रिएक्शन का नाम बन जाता है गटरमान रिएक्शन। तो ये इसके लिए इस्तेमाल हो जाएगी और ये सैंडमेयर रिएक्शन इस रिएजेंट के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है दोनों ही रिएक्शन के अंदर, देखो ये वाला जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, और ये वाला जो H आयन है, ये वाला जो H आयन है ये किसे ले जाता है, इस क्लोराइड आयन को ले जाता है अपने साथ में, और माइनस में क्या कर देता है, HCl बाहर कर देता है। यहाँ से देखो H आयन और यहाँ से क्लोराइड आयन ले गया, HCl निकल गई। प्लस में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन गैस है ये भी यहाँ से बाहर निकल जाती है इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई। अब बचा क्या, बचा ये सिर्फ क्लोराइड आयन बच गया, है ना। ये क्लोराइड आयन क्या करता है, इसका स्थान ले लेता है और बना देता है क्लोरोबेंजीन, हमारा बनके तैयार हो जाता है क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये वाला जो क्लोराइड आयन है और ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है इस क्लोराइड आयन को ले जाता है, माइनस में HCl कर देता है, और क्या करता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकल जाती है, ठीक है। बचता है ये क्लोराइड आयन, वो यहाँ पे बेंजीन की जगह ले लेता है, तो यहाँ पे भी हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। तो आप देख रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन या गटरमान रिएक्शन में दोनों ही किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। फर्क सिर्फ कितना है कि इसके अंदर कॉपर पाउडर डाल रहे हैं तो भी हमारा काम चल रहा है, और इसके अंदर हमें हायर रिएजेंट डालना पड़ रहा है, कॉपर क्लोराइड डालना पड़ रहा है, ठीक है। यही इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रेफर्ड क्यों होता है, गटरमान रिएक्शन क्यों प्रेफर किया जाता है। देखो वहां पे तो हमें कॉपर क्लोराइड लेना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे सिंपल कॉपर पाउडर में हमारा काम चल रहा है। तो सिंपल रीजन पहले तो आप यही कह सकते हैं कि यहाँ पर Cu2Cl2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉपर पाउडर, ठीक है। पहला रीजन तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो Cu2Cl2 है उसको रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा भाई, कॉपर पाउडर के द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात आप क्या बता सकते हैं, दूसरी बात आप बता सकते हैं कि जो इस रिएक्शन के दौरान, गटरमान रिएक्शन के दौरान जो आपकी यील्ड मिलती है क्लोरोबेंजीन की, यील्ड क्या होती है भाई, YIELD, यील्ड होती है मतलब कितना प्रोड्यूस्ड किया है उसने प्रोडक्ट। इसमें क्या होती है, इस रिएक्शन के दौरान यील्ड हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है, मोर क्वांटिटी में मिलती है, लेकिन सैंडमेयर रिएक्शन के दौरान हमें इसकी जो यील्ड मिलती है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है, लेस अमाउंट में मिलती है। तो एक दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि द यील्ड प्रोड्यूस्ड इन गटरमान रिएक्शन is more as compared to सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम PYQ के डिटेल्ड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उन्हें देख लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम्स के, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आपके PYQ में से आते हैं।
तो आप उन्हें भी देखते रहें। आपको मतलब चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसके अंदर सारे मतलब 2024 का जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो भी हमने डाल रखा है। हमारी सीरीज़ अब चली हुई है 2023 के सेट ए की, तो उसकी भी जल्दी ही वीडियो हम कवर अप करवा देंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।